हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 12 जो क्लास 12 का पेपर 23 मार्च को होने वाला है, इसके कुछ क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। जैसे मान लीजिए कि 2024 में कोई पेपर हुआ हो या 2025 में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2025 में जो पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2025 में हुआ था, उसी 2025 के पेपर का सेट 1 की जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें बड़ी ध्यान से देखिएगा और इसमें ज़्यादा नहीं, केवल 12 क्वेश्चन ही होंगे जो आपके फायदे के लिए होंगे। उसको हम बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो आपको समझ में आएगा एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम सबसे पहले ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे कितने इसमें क्वेश्चन है सेट 1 में। किसमें? सेट 1 में 12 टोटल क्वेश्चन है जो यूपीएससी के द्वारा जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए हैं ऑल सब्जेक्ट के हिसाब से। इसी 12 क्वेश्चन का आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है, अब आपको ना इससे एक पैटर्न भी पता चलेगा। बड़ी ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और जब अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन बैंक को बनाने से जो मैंने साफ साफ लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, संख्या नंबर 1 से लेकर के 12 तक हम करने जा रहे हैं। कहां से कहां तक? 12 तक। 1 से लेकर के 12 तक हम प्रश्न की चर्चा करेंगे। टोटल 12 ही एमसीक्यू पूछे भी जाते हैं और इससे ये भी पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन पैटर्न है। जैसे 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में कथन और कारण से पूछे जाते हैं, ये एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके क्या होता है, कथन 1 और कथन 2 आता है, जिसमें कि एक सही है या 2 सही, दोनों सही है, या एक गलत है दूसरा सही है, ऐसे करके रहेगा। एक मैचिंग वाला भी क्वेश्चन रहेगा, एक आपके आमने सामने में कौन एक गलत जोड़ा लगा हुआ है वो भी रहेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप से 12 क्वेश्चन में कई पैटर्न होते हैं। उन सारे पैटर्नों को जब आप इसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की आज बात करने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है जिसका नाम, जो एक कथन और कारण का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और कारण का क्वेश्चन है और इस कथन और कारण के क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला कह रहा है दोस्तों, कथन क्या बता रहा है। देखिए, एक तो मैं आपको ध्यान से समझिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूं। जब भी कभी कथन और कारण का क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी तो ये कथन कारण का नहीं है, ये तो कथन 1 है और कथन 2 है। और कथन 1 और कथन 2 क्या दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, इस टाइप का एक पैटर्न आपका आता है। ये व्याख्या वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें आपको आसान होता है सही और गलत चूज कर लेना है कि कौन सही है और कौन गलत है, उत्तर बता देना है। जैसे पहला कह रहा है, और ये क्वेश्चन चैप्टर, सबसे पहले दोस्तों आप लोग बनाते समय इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन समझिएगा कि किस चैप्टर से आ रहा है। अगर आपको पता चल गया कि ये जो एमसीक्यू इस चैप्टर का है, तो समझिए कि आपका आधा काम वहीं पे सॉल्व हो गया। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। एमसीक्यू बनाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि पहले उस एमसीक्यू को पहचानिए कि वो एमसीक्यू का क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर का है। अगर वो चैप्टर आपको समझ में आ गया कि इसी चैप्टर का है, तो आधा काम 50% क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपके लिए आसान बन जाता है कि अब इसी में से क्या दिमाग लगाना है हमको। ये देखिए, ये तीसरा नंबर फर्स्ट बुक का तीसरा जो चैप्टर है, दक्षिण समकालीन एशिया जो है, वहीं से क्वेश्चन है, नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। ये कह रहा है, कथन कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं और कौन सही है उसके बारे में आपको बताना है विकल्प। कह रहा है कि नेपाल अतीत में यानी पहले एक हिंदू राज्य था। क्या राज्य था? एक हिंदू राज्य था। बिल्कुल बात सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि अतीत में ये हिंदू राज्य नहीं था। फिर आधुनिक काल में यहाँ कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र भी रहा। बिल्कुल बात सही है।
1992 के पहले या 2006 से पहले संवैधानिक राजतंत्र ही तो रहा, राजा ही रहा, संविधान के अकॉर्डिंग चलता रहा, पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं रहा। तो इसका मतलब हुआ कि ये कथन जो है पूरी तरह से सत्य है, यानी कथन ए जो है वो पूरी तरह से सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है कि 2006 में उसी नए पॉलिसी में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन के लिए प्रदर्शन भी हुए, ये भी बात बिल्कुल सही है। 2006 में पूरी तरह से समर्थन हुआ था और पूरा क्या हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत तब हासिल कर ली जब राजा ने बाध्य होकर संसद को पुनः बहाल कर लिया। जो संसद 1992 में इसे क्या कर दिया गया था, नकार दिया गया था, हटा दिया गया था, उसको फिर से दोबारा 2006 में क्या किया गया, पुनः बहाल कर लिया गया। और ऐसे स्थिति में वहां पर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। इसका मतलब है कि कथन दूसरा भी सही है। जब कथन ए भी सही है, कथन दो भी सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन ए और कथन दो दोनों ही सही है। दोस्तों ये 2025 के सेट नंबर 1 का क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करा रहा हूं। अब इससे आपको पूरे के पूरे नेपाल वाला जो चैप्टर है वो भी आपका क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है और बेहतर समझ में आने की कोशिश होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसी चैप्टर से, दक्षिण एशिया से ही नेक्स्ट चैप्टर भी है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद, क्या कह रहा है, किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद, यानी शीत युद्ध हमारे यहाँ कब शुरू हुआ था, 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। शीत युद्ध कब शुरू हुआ, शीत युद्ध के बाद, यानी शीत युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद। तो 1945 से शीत युद्ध शुरू हुआ था और 1991 तक शीत युद्ध चला, 91 तक शीत युद्ध चला और शीत युद्ध 91 में समाप्त हो गया सोवियत संघ के पतन के साथ ही। तो अब कह रहा है कि शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्रों ने अचानक पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर लिया। ऐसा आखिर क्या हुआ 1990 के दशक के अंतिम दौर में कि पूरे भारत, पूरे विश्व का ध्यान दक्षिण एशिया पर केंद्रित हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन कहाँ का है, चैप्टर नंबर 3 के पहले ही। मेरी नोट्स अगर आप देखेंगे ना तो उस नोट्स के पहले ही भूमिका में ही इसका निष्कर्ष निकल जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो देखो दोस्तों क्या हुआ था जी, ऑप्शन देखिए, 1971 का बांग्लादेश युद्ध नहीं। अब सवाल कर रहा है 1990 के बाद की बात है, यानी 90 के दशक की बात, यानी 2000 कब से बात हो रही है, 1990 से लेकर के 2000 के बीच की घटना है, जो कुछ ऐसा हुआ जिसके उधर पूरी तालका मच गई। अब इसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। अब ये कह रहा है 1971 बांग्ला युद्ध, अरे भैया हम 1990 से लेकर के 2000 के बीच की बात करेंगे तो 71 कहां से आएगा, ये पाला ही खत्म हो गया। दूसरा श्रीलंका का जातीय संघर्ष, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। जातीय संघर्ष 90 के पहले की घटना से आ रही थी, 1949 के बाद से आ रहा था। अच्छा, उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों का परमाणु शक्ति बन जाना, ये थोड़ा बात हो सकता है, लेकिन हम दोबारा देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध भी तो 1999 में हुआ था, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है इसके वजह से। लेकिन दक्षिण एशियाई क्षेत्र अचानक पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कैसे कर लेगा, तो इसका उत्तर यहां पर ये होगा सी। टोटली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उत्तर इसका सी होगा, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों का परमाणु परीक्षण दोनों ने किया था। भारत ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में राजस्थान के पोखरण में। और इसी समय पाकिस्तान ने भी हमसे बाद 1998 में उसने अपने चगताई की पहाड़ियों में, चगताई बलूचिस्तान वाले इलाके में चगताई की पहाड़ी में उसने भी अपना क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। अब जैसे ही विश्व को
ये पता चला कि दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न बन चुके हैं, ऐसे में सारे दुनिया के ध्यान इधर आकर्षित हो गया। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से निकले थे और शीत युद्ध के दौर से निकले थे। अब ये व्यक्ति आपस में लड़ जाएंगे तब क्या होगा? क्योंकि दोनों ही प्रबल एक दूसरे के दुश्मन भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये दक्षिण एशियाई राष्ट्र जो पूरा विश्व में आ गया। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? ये आपका सी होगा। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बुक के थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों, एक टाइप का ये क्वेश्चन आएगा आपको, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाने वाला क्वेश्चन होगा। यानी कॉलम 1 दिया होगा इधर और कॉलम 2 इधर दिया हुआ है, और अब आपको इससे मिला करके यहाँ पे आपका क्या करना है? यहाँ पे आपका उत्तर निकालना है। एक क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का आएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है? जानना पड़ेगा कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। जैसे एक सवाल है ये ह्यूमन राइट्स वॉच। अब देखिए ह्यूमन राइट्स वॉच एक क्या है? एक एनजीओ है। जब हम पढ़ते हैं चौथा चैप्टर, कौन सा चौथा चैप्टर? संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते हैं, तो उसी में हम क्या पढ़ते हैं? 3 चीजें पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी कुछ एजेंसियों के बारे में पढ़ते हैं, और वहीं पर कुछ हम एनजीओ के बारे में पढ़ते हैं जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एनजीओ के बारे में पढ़ते हैं। उसी में एक एनजीओ है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच, जो अमेरिका की एक एनजीओ है। तो इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। ठीक है, तो ये किसके साथ जाएगा दोस्तों? 4 के साथ जाएगा। इस तरह से मिला लिए। अब कह रहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो किसके साथ? तो ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वित्तीय संस्थानों की देखरेख करता है। तो ये दूसरे नंबर कहां चला जाएगा? तीसरे के साथ चला आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये तो एक एजेंसी है। किसकी? यूएनओ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी हो जाएगा, इसके साथ जुड़ गया। और अब कह रहा है कि आम सभा, आम सभा क्या है? आम सभा यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। उसी में से एक अंग उसकी आम सभा भी है, यानी महासभा भी इसे कहते हैं। और ये जुड़ जाए किसके साथ? पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले ए आपको 4 के साथ जुड़ा, ए आपको 4 के साथ, बी और सी दोनों एक साथ दिख रहे हैं। अच्छा, दूसरा 2 आपको 3 के साथ जुड़ा, 2 आपको 3 के साथ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन तो इस टाइप से मिलेंगे जो आपको मिलाने वाले होंगे, और इसके आधार पर क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप इसे लेकर के चलेंगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए ये भी एक सही विकल्प चुनने वाला है इसमें से कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है। ऐसा जब क्वेश्चन आए तो इसमें कालक्रम कहता है, वो तो मैचिंग करने वाला हो गया। और ये डेट के आधार पर निर्धारित किया था। किसके आधार पर दोस्तों? डेट के आधार पर। जैसे आपको क्या कर रहा है? निम्नलिखित को उनके गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे विश्व व्यापार संगठन, सबसे पहली बात यही पूछ देगा कि विश्व। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? डेट्स याद करनी चाहिए। ये आप याद रखिएगा हमेशा। डेट अगर आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, और ये चौथा चैप्टर से ही जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1900 कब की गई थी? 1995 में। डेट के आधार पर ही बनेगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। अब दोस्तों अगर आपको ये डेट पता है तो बड़ी आसानी से नीचे का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? 1944 यानी 2। अब आप इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? यहाँ पर 2 है, ऐसे ही 20 का आंसर निकल जाएगा फर्स्ट आवर में बी। अब उसके बाद क्या है? 45 के बाद चौथा आ जाएगा 4, उसके बाद क्या आएगा? 44 बाद 45 फिर 57 3 और लास्ट में 1 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी हो जाएगा।
भी हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जिस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्रश्न डेट का सहारा लेना पड़ेगा, और डेट अगर याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, अलग अलग टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन, 12 ही में कितने पैटर्न होते हैं। पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू करना थोड़ा कठिन काम होता है क्योंकि बहुत कम होता है और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फिर चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वैश्वीकरण, यानी ये वैश्वीकरण से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए संस्थागत सुरक्षा उपायों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यानी जिसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए जो सुरक्षा का व्यवस्था अपनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी होगा, सामाजिक सुरक्षा जाल कहते हैं। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है। जब आप वैश्वीकरण पढ़िएगा तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। वैसे भी फर्स्ट बुक में 7 क्वेश्चन है, 7 चैप्टर है और 7 में से 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और हम आपको अभी देखा आपने कि शुरू से लेकर के 5वें क्वेश्चन तक फर्स्ट बुक ही है, और एक और क्वेश्चन अभी आएगा वो भी फर्स्ट बुक का ही आएगा। ये चलिए अब यहाँ पर ये भी वैश्वीकरण का ही क्वेश्चन है, और ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, कथन कारण का क्वेश्चन है, जो बच्चों के दिमाग की बत्ती जला देता है। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन यहीं पे होते हैं। दोस्तों हमारी बात मानना, हम आपको एक कंसेप्ट बताएंगे और उसके आधार पर अगर आप बनाते हो तो चुटकी में ही कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कथन और कारण का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसमें पढ़ने का प्रयास करिए कि ये कथन कारण में क्या बात कह रहा है और क्या बात नहीं कह रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए कथन। देखिए पहले तो इसमें सबसे पहला सवाल होता है कि हमें दोनों को चूज करना होता है कि क्या दोनों सही है या कोई गलत है। अगर गलत निकल गया तब तो हम आराम से पहुंच जाते हैं कि या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा। लेकिन अगर दोनों ही सही है, वहीं पर हमारे सामने आके सवाल फंस जाता है कि क्या व्याख्या कर रहा है या नहीं व्याख्या कर रहा है। ऐसी स्थिति में मामला बिगड़ता है। अब हमें देखिए यहां देखना है, कह रहा है कि विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकारों की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई है। ये दोस्तों 100% सही है। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी का ये लाइन उठा करके रखा हुआ है वैश्वीकरण में। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि विश्व भर में, पूरे दुनिया में जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जब मल्टीपल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, के प्रवेश होने से, उनकी बढ़ती हुई भूमिका से सरकार की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ गई है। सरकार निर्णय अच्छी तरह से नहीं ले रही है, खुद सरकार वैश्वीकरण का शिकार बन रही है, वैश्वीकरण का शिकार बन रही है। यानी ये पहला तो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि दूसरा सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो आसानी से उत्तर निकल जाएगा, अगर वो सही है तो फिर व्याख्या करता है या नहीं करता, ये देखना है। अब कह रहा है कि राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहे हैं, राज्य तो कर रहे हैं, और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से बाहर खींच रहे हैं जहां से वे चाहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी एनसीईआरटी का शब्द है। तो अब बताइए क्या दोनों सही है? तो दोनों तो सही हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जब दोनों सही हो जाए तो पहले बाबू आप कारण पढ़ना, और कारण के साथ एक किंतु परंतु वर्ड लगा करके ऊपर वाला पढ़ना, अपने आप व्याख्या दिख जाएगा। राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से बाहर खींच रहे हैं जहां वे चाहते हैं। इसीलिए विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकारों की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ रही है। आई बात समझ में? एकदम सटीक व्याख्या कर रहा है, किसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है। कथन, अधिकथन जो है वो कारण की व्याख्या कर रहा है, ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कभी भी क्वेश्चन जब दोनों सही हो तो पहले कारण पढ़िए फिर कथन पढ़िए। 4-5 आप पढ़ के ऐसा देखिए, क्वेश्चन बना करके देखिए। अभी आपके पास 2 दिन का समय है, आप देखिए आपको सफलता मिलेगी। और यही तरीका होता है इसको बनाने का,
सबसे बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीधा सीधी क्वेश्चन है हमारा, जो इसमें गलत और सही को पहचान करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। नीति आयोग पढ़ना है ना। नीति आयोग की स्थापना हमारे यहाँ 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था 2015 में। ठीक है। अब कह रहा है कि 2015 में जो नीति आयोग आया उसका क्या उद्देश्य नहीं है, तो भारत की विकास प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिशात्मक और रणनीतिक प्रदान करना। ये बात बिल्कुल सही है। नहीं पूछ रहा है ना, तो सही पहले हम ढूंढ लेंगे। केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकार के लिए थिंक टैंक का रूप में काम करता है, ये भी सही है। विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था करना इसका काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या नहीं है? धन का व्यवस्था करना इसका काम नहीं है। धन नहीं, ये सब सलाह देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जबकि नीतियों के धीमे और मंद कार्यों को क्रियान्वयन के लिए समाप्त करने का प्रयास भी करता है, ये भी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, यही उद्देश्य नहीं है। बाकी 3 इसका उद्देश्य है, अच्छे से समझिएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 2025 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। अगला कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन की वामपंथी विचारधारा के बारे में सही है? वामपंथी जो गरीबों की बात करते हैं, ठीक है ना, आर्थिक असमानता की बात करते हैं, समाज में असमानता को दूर करने का प्रयास करते हैं, यही वामपंथी विचारधारा है। और ये भी क्या है? नीति आयोग से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड बुक से ही हम लोग लेके चल रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि विचारधारा के बारे में सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा, वे गरीब लोगों के लाभ के लिए निर्मित सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। गरीबों की ही तो बात करते हैं वामपंथी। किसकी बात करते हैं? गरीबों की। इसलिए ये क्वेश्चन, इसका भी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि 1969 में 1969 में कांग्रेस के विभाजन, आपको पता होगा कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसी समय कांग्रेस विभाजित हुई तो 2 हिस्सों में बन गई। कांग्रेस आर बटी थी ना, कांग्रेस आर, जो किसके नेतृत्व में चल रही थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर का नेतृत्व कर रही थी। और दूसरा कांग्रेस ओ, जो सिंडिकेट वालों के पास थी, सिंडिकेट के पास थी। 2 हिस्सों में कांग्रेस बट गई थी। अब पूछ रहा है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, अब पूछ रहा है कि इसके बटने के पीछे क्या कारण था? कारण की मुख्य पहचान कीजिए। क्या कारण था? क्या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में बदलाव आना? नहीं। देखिए, बाद में भले ही इंदिरा गांधी ने इस बात को कहा था और इस बात को कह करके मुद्दे को अपने पक्ष में ले लिया था कि ये लड़ाई विचारधारा की है, ये गरीबों की बात मैं करती हूं और ये अमीरों की बात करती है, ये बात कह दिया था इंदिरा गांधी ने और अपने पक्ष में हवा को मोड़ दिया था। लेकिन असली कारण नहीं था। असली कारण तो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, जो 67 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी अपनी पहचान बनाने में लग गई थी और इससे सिंडिकेट को लगने लगा था कि हमारी तो अब भूमिका कोई रही नहीं, इंदिरा गांधी स्वयं अपनी पहचान में लग गई है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी को सबक सिखाने के लिए 1969 में ही राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और जब वहां पर भी इंदिरा गांधी जीत गई, तब ये सिंडिकेट वाले अपने प्रभुत्व को रखने के लिए उसमें से इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिए और इंदिरा गांधी निकल गई और कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस सिंडिकेट का प्रभुत्व। क्या उत्तर होगा दोस्तों? कांग्रेस सिंडिकेट के प्रभुत्व के कारण, कि सिंडिकेट अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहते थे, इसीलिए इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिया और निकालने का नतीजा हुआ कि कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गलत जोड़ा को पहचान कीजिए। अब कह रहा है कि गलत कौन है इसमें? तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 में।
जब हमारा देश में एक तरफ अकाल और सूखा से हम जूझ रहे थे और दूसरी तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई 65 में हुई थी, तो इंदिरा उस समय देश के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इनके ही इच्छा शक्ति को दिखाता है कि उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया। पहली बात हो गई। अब दोस्तों कह रहा है कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। सिंडिकेट कौन थे? तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष के शक्तिशाली नेताओं का एक ग्रुप था। क्या था? ये ग्रुप था, एक समूह था, ये भी बिल्कुल सही है। सिंडिकेट। महागठबंधन तो अब की बात हो रही है दोस्तों, अभी वर्तमान में है। क्या सभी गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन था? नहीं। क्या सभी गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन महागठबंधन नाम से नहीं था, इसलिए ये मैचिंग नहीं कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गलत जोड़ा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2019 के भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी 2019 में जो लोकसभा की 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें भाजपा जीत करके आई, तो जो उसका गठबंधन था उसे हम क्या नाम देते हैं? तो उसे ही हम एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का नाम आया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन तो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का था, कांग्रेस का था। संयुक्त मोर्चा तो बहुत पहले 96 में आया था, ठीक है, और लोकतांत्रिक गठबंधन कोई है नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है उस गठबंधन को जो भाजपा के नेतृत्व में बन करके आई थी। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 12वां, जो 12 ही क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि 1999 के लोकसभा चुनाव में 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद किसने केंद्रीय सरकार का नेतृत्व किया था? कौन से व्यक्ति थे? इसमें से कौन से प्रधानमंत्री थे जो 1999 में देश का प्रधानमंत्री बने थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। एक पहली बार 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन के लिए। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद 1998 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने थे, ये 13 दिन के लिए बने थे, यहां 13 महीने लगभग बने थे, लगभग 13 महीने के लिए बने थे। और उसके बाद फिर जो अगले जाकर के 1999 में जब चुनाव होता है, एनडीए 2 बन करके आती है, तो यहाँ पे कंप्लीट इन्होंने 5 साल चुनाव जीत करके आए और कंप्लीट अपना कार्यकाल किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने समय में, छोटे समय या ज्यादा समय में रहते हुए 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये बात इनका याद रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों अगर इसमें से आपके फायदे का चीज होगा तो हम इसके दूसरे सेट का भी क्या करेंगे? डिस्कस कराएंगे। आप इसे देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सारा क्वेश्चन आप पढ़ने का प्रयास किया, जिसमें 6 क्वेश्चन फर्स्ट बुक का है, 6 क्वेश्चन सेकंड बुक का है। बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने के बाद ही इसका अर्थ निकलता है। हमने इसको बहुत बेहतर तरीके से आपको कराने का प्रयास किया। आप इसे देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा। इसे भी बताया था कि कई तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। टोटल 12 एमसीक्यू होते हैं, जिसमें से 6 एमसीक्यू फर्स्ट बुक से और 6 एमसीक्यू सेकंड बुक से होते हैं। कथन कारण के क्वेश्चन भी दिए होते हैं, कुछ मैचिंग वाले भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए होते हैं, कुछ गलत जोड़े पहचानने के लिए होते हैं। इस टाइप से मिला करके टोटल 12 होते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों आज हम इसमें पहला करने जा रहे हैं। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। क्या दोनों सही है या कोई एक सही है? ऐसे में इसका उत्तर आपको निकालना है। कह रहा है कि पाकिस्तान में, कथन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक कामयाब रही। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। पाकिस्तान जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो था,
जिसकी निर्माण 1947 में हुआ था। भारत के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान बन करके आया था, उभर करके भारत के नक्शे पे आया था। और ये पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तब से लेकर के भारत ने हालांकि अपने यहाँ 1952 में तो चुनाव करा लिया, लेकिन पाकिस्तान में 1952 में चुनाव नहीं हुआ। पाकिस्तान में पहली बार लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ, और 71 में हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में हुआ था। कंडीशन थोड़ा अलग अलग थी, उसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसको जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा, हमने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और वहां पर हमने डाल रखा है, आप वहां पे चूज करके देख सकते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं कि पहली बार 1971 में वहां पर चुनाव हुआ, और उस 71 के चुनाव में हालांकि दो आदमी, मुजीब रहमान भी उधर पूर्वी पाकिस्तान में थे और पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो, इनकी दोनों की इनकी सरकार बनी, उनको नहीं बना, सरकार बनी थी और ये कायम भी रहे थे। ये बात बिल्कुल ही क्या है, सत्य है। सरकार इनकी 77 में गिर गई थी, ये भी बात सही है। तो पहला सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है कि 1977 में ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया। नहीं, ये गलत है। यहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने नहीं गिराया था। यहां पर सरकार 77 में गिरी जरूर थी, बेनजीर भुट्टो की सरकार गिरी जरूर थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने ना गिराकर जनरल याहिया, जनरल जिया उल हक थे, ये नहीं थे। यहां पर कौन थे, जनरल कौन थे जी, जनरल जियाउल हक। क्या नाम था, जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउल हक थे। इन्होंने 1977 में सरकार गिराया था। कहां पर, पाकिस्तान में। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया था इन्होंने। तो इसका मतलब क्या हो गया, कथन बिल्कुल गलत हो गया। 77 में परवेज मुशर्रफ नहीं थे। परवेज मुशर्रफ ने तो सरकार कब गिराया था, 1999 में गिराया था, जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय उन्होंने सरकार गिराई थी। नवाज शरीफ की सरकार थी वो, तब परवेज मुशर्रफ उस समय सैनिक में कमांडर थे। इस समय कौन थे, जनरल जियाउल हक थे, ठीक है, और उन्होंने किया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए सही है और कथन 2 गलत है। तो क्या कह रहा है, कथन ए सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ऐसे आपके कथन के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा पहचानना पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उत्तर बहुत अच्छी तरह से इसका दे देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कालक्रम व्यवस्थित करना है, मतलब इसमें भी वही क्वेश्चन जो हमने पीछे कभी बनाया था, देखना है कि कौन कौन क्वेश्चन है उसको देखना है। अब कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1947 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। अब देखिए दोस्तों, मिला लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन जब भी आपको ये कालक्रम व्यवस्थित करने वाला क्वेश्चन आए, तुरंत दोस्तों आप उसका डेट आगे फटाफट लिखिएगा और तब देखिएगा कि सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले इसमें 2 है, 44 के बाद 4 आएगा 45, उसके बाद से आपका क्या आएगा 57 आएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप ऐसे कर लीजिएगा। ये सेट 2 है, लेकिन आपको देखिए मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, पहले पैटर्न अलग होता था, अब पैटर्न अलग है। अब क्या कर रहा है कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों में एमसीक्यू तो 12 ही होगा। लेकिन पहले ऐसा होता था कि 12 क्वेश्चन एक ही होता था, लेकिन आगे पीछे क्वेश्चन होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो सेम रहते हैं सारे में, तीनों ही सेटों में, लेकिन 4-5 क्वेश्चन तीनों ही सेटों में अलग अलग पूछे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है। यानी आप खुद अपने ही पेपर, अगर ए मिला है सेट, तो आप बना सकते हो। बी वाले को आप चाहो कि क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सी है और वही हम दे दें, तो हो सकता है कि उसमें 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ही बिल्कुल अलग हो, प्रश्न ही अलग पूछा गया हो। अभी आपने देखा, जैसे आपने सेट 1 अगर देखेंगे तो उस सेट नंबर 1 में आप देखेंगे कि नेपाल का क्वेश्चन था, यहाँ पे पाकिस्तान का सेट आ गया पहला क्वेश्चन,
वहां पर अलग था, यहाँ पे अलग हो गया, तो कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन दोनों में एक जैसा है, इसका उत्तर सी होगा। वहां पर भी यही क्वेश्चन था, यहाँ पर भी सेट में वही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी उस पेपर में ये क्वेश्चन था और इस पेपर में भी ये क्वेश्चन है, तो दोनों सेम ही है, सामाजिक सुरक्षा जाल होगा। अच्छा, दूसरा मतलब कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, मैं पहले आपको बताता हूं कि मिलते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ही अलग होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी सेम था, इसका हमने उत्तर ए निकाला था, ठीक है। क्या निकाला था इसका उत्तर? हमने ए निकाला था, ठीक है, इसका उत्तर ए निकाला था, ठीक है, ये सही होगा। इसके बाद हमारा ये भी क्वेश्चन वहां पर मिला जुला हुआ था, ठीक है। जैसे ह्यूमन राइट्स किसके साथ जाएगा जी? एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था जाएगा, ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीय के साथ जाएगा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी होगी। आम सभा किसके पास? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग होगा। और इस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले वाले का 4, फर्स्ट का 4, 2 का 3, यानी इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन तो मैच करता है। ये भी क्वेश्चन हमने पहले वाले में किया था, जिसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो हमने बताया था परमाणु परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन वहां नहीं पूछा था, वहां पूछा था नीति आयोग का, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? वहां पे पूछा था, वहां अलग था, और यहाँ पे कार्य अलग है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास की रणनीति को विकसित करना, विकास कार्यों के लिए धनराशि का प्रबंधन करना, ये इसका नहीं है, यहाँ पर ये इसका उत्तर नहीं होगा। प्रश्न वही है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, क्वेश्चन का उत्तर इसमें चेंज कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भी वही था, ये मैच नहीं कर रहा था, ये मैच कर रहा था, ये भी मैच कर रहा था, ये भी मैच कर रहा था, ये इसका मैच नहीं किया, तो उत्तर इसका यही हो गया, ये मैच कर रहा है। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन जो होगा वो आपका अलग पूछा जाएगा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन वहां पे मैच कर रहा था कि वे गरीब लोगों के लाभ के लिए निर्मित सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, कौन? वामपंथी लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने देखा था सेट 1 में, सेट 2 में भी वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये भी वहां पे था कि कांग्रेस सिंडिकेट के प्रभुत्व का दौर, ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन था। अभी तक 4 क्वेश्चन आपका चेंज हुआ है सेट में, ये ध्यान रखिएगा, सेट चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपसे कोई कहे कि नहीं सारे एमसीक्यू एक रहते हैं, तो दोस्तों इस पर भरोसा मत करना। 10 12 में से 5 से 6, 4 5 मिनिमम मान के चलिए कि क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाता है। 5 क्वेश्चन सेट 1 का सेट 2 में नहीं रहेगा, 5 ही मैच करेगा 1 का 2 में, या 1 का 3 में। 5 क्वेश्चन हर सेट में चेंज हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष लागू किया गया था? कब लागू हुआ था जी? तो मंडल कमीशन का सबसे पहले तो बात यही है कि गठन कब हुआ, तो मंडल कमीशन का गठन 1978 में हुआ था, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसके इन्होंने क्या किया, 1982 में अपना रिपोर्ट दिया। जब तक सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी 80 में, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे लागू नहीं किया। तब 1989 में जब नई सरकार आई, और वो सरकार कौन सी थी? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। किसकी? राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। और इसी राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? प्रधानमंत्री बने थे बीपी सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और इनकी भी पूर्ण सरकार नहीं थी, तो इनको बाहर से 2 व्यक्ति, 2 दलों ने समर्थन दिया था। एक भाजपा ने समर्थन दिया था, और एक बंगाल के ज्योतिष बसु की पार्टी थी, वामपंथी, उन्होंने, वाम दल था, उन्होंने समर्थन दिया था। इन दोनों आदमी के समर्थन से सरकार बनी थी कब? 1989 में, और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और वहीं पर 1990 में भाजपा के कहने पर क्या हुआ था? कहने पर 90 में मंडल कमीशन की सिफारिश को, यानी 27% जो आरक्षण का मामला था, इसको लागू किया गया था। इसकी वजह से देश में दंगे भी हुए, और मामला आगे चल करके कोर्ट में भी
चला गया। कोर्ट के डिसीजन आने के बाद 1992 में फिर से उसको लागू कांग्रेस ने किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 90 हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी बदला था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बदल गया। वहां पे क्वेश्चन अलग था प्रधानमंत्री के तौर पे, यहाँ पे अलग था। कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाया गया? अब देखिए नई आर्थिक जो नीति आई थी ये तो सबको पता है कि कब लागू हुई थी, 1991 में लाई गई थी। लेकिन अब सवाल है कि 1991 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। मनमोहन सिंह उस समय हमारे वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री के रूप में इनको लाया गया था, क्योंकि इससे पहले ये भारतीय गवर्नर जनरल, वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे तो उनको लाया गया, नरसिम्हा की सरकार में लाई गई और इनकी ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नई आर्थिक नीति लागू की गई, जिसके तहत क्या था? LPG का कंसेप्ट था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का कंसेप्ट लाया गया था। बीपी सिंह तो 1989 में बने थे और HD देवगौड़ा जो थे वो 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। और मनमोहन सिंह तो पहली बार देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? 2004 में बने थे। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा ये सेट नंबर 2 हमने कराया। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं सारे क्वेश्चन 12 का 12 एक जैसे होते हैं, हर सेट में आगे पीछे केवल होता है, नहीं, इस बात को मत मानिएगा। कुछ क्वेश्चन जरूर एक जैसे होते हैं, 4-5 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए कि बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जो अपने आप में एक आपके लिए क्या है? चुनौती है। ठीक है दोस्तों, और पहला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया है। कह रहा है कि सोवियत व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगर दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप सा पूछे कि कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर बनाने के लिए सबसे पहले नहीं को गोला घेर दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, और तब आप पढ़िए कि कौन सा बात सत्य है। जो सत्य वाला आपको पहले पकड़ में आ जाएगा और जो गलत होगा वो दिख जाएगा, तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है कि यह व्यवस्था समाजवाद पर आधारित थी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन हमें सही तो ढूंढना नहीं है, हमें तो ढूंढना है कि सत्य नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो उत्तर तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है यह व्यवस्था पूंजीवाद के विरोध में थी, बिल्कुल बात सही है। समाजवादी जो व्यवस्था थी पूंजीवाद के ही तो विरोध में थी। अब कह रहा है कि यह व्यवस्था निजी संपत्ति के समर्थन में थी, नया, बिल्कुल नहीं, निजी संपत्ति की बात नहीं करता था, सार्वजनिक संपत्ति की बात करता था, सभी के हित की बात करती है यह व्यवस्था। कर देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो डाउट लग रहा है। अगला कह रहा है कि यह व्यवस्था राज्य को सर्वोपरि मानती थी, नहीं, सरकार को, सरकार इसके लिए सर्वोपरि थी, राज्य नहीं था। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका C हो जाएगा, यही गलत है, बाकी 3 सही है। यह व्यवस्था निजी संपत्ति के समर्थन में थी, नहीं, ये निजी संपत्ति की बात नहीं करती, समता मूलक समाज की बात करती थी, एक ऐसा समाज जिसमें सबको बराबर बराबर महत्व दिया जाता था, इसकी बात करता था। बात समझ में आया? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला नंबर। देख रहे हैं ना कैसा क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है क्या? पहला ही क्वेश्चन, पहले ही बुक का ये भी है, मिखाइल गोर्बाचेव जो वहां के सचिव रह चुके हैं, को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं जाना जाता है? यानी फिर नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, किस कार्य के लिए उन्हें नहीं जाना जाता है, यानी कौन कौन कार्य के लिए जाना जाता है ये जान लिया जाए। तो ग्लास नोट्स के लिए, यानी उन्होंने 2 प्रकार की नीतियां अपनाई थी ना जी, एक पुनर्गठन की नीति अपनाई थी, तो यही था, और पुराने चीजों को चेंज करने वाले थे, तो इसको भी हम लोग रसिया भाषा में कहते हैं, ये भी उन्हीं के लिए जाना जाता था, पेस्ट्रोइका इन्हीं के लिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से तनाव में कमी के लिए, किसके लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका के तनाव में कमी के लिए, नहीं, इसके लिए नहीं जानता है, तनाव में कमी करने का प्रयास किए थे। सोवियत समाजवादी दल को सशक्त करने के लिए जाना था, नहीं,
उनकी पहचान थी कि उनके समय में सोवियत संघ को धक्का लगा, सोवियत संघ टूट गया, और कहा भी जाता है सोवियत संघ के पतन में मिखाइल गोर्बाचोव का योगदान पूछा जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा। योगदान नहीं माना जाता है, किस कार्य के लिए नहीं जाना जाता है, तो इसके लिए नहीं जाना जाता है। सशक्त नहीं किए थे उन्होंने, कमजोर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुरक्षा नीति, यानी ये क्या हो गया, सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सुरक्षा नीति के संदर्भ में अपरोध का नियम का उद्देश्य क्या होता है? अपरोध का क्या कहते हैं, सबको देख करके कह रहा है कि युद्ध की आशंका को रोकना, युद्ध को जीतना, गठबंधन करना और युद्ध में पराजय स्वीकार कर लेना। अपरोध के नियम का मतलब क्या होता है? तो युद्ध की आशंका को रोकना। अपरोध का नियम क्या कहलाता है दोस्तों? कि अगर युद्ध की आशंका है तो उसको रोकने का काम अपरोध का नियम कहलाता है। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी फर्स्ट बुक के 5वां चैप्टर का क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, अब मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये मिलाना है हमको सूची 1 को सूची 2 से, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। कह रहा है कि उप सहारा मरुस्थल का देश कौन सा है जी? तो सहारा मरुस्थल तो उत्तरी अफ्रीका पूरा आता है, और उत्तरी अफ्रीका में इथोपिया पाया जाता है। तो इसका उत्तर ये किसके पास जाएगा? इथोपिया के पास। अब एस्कैंडिनेवियाई देश कौन है जी? तो एस्कैंडिनेवियाई देश आपका स्वीडन कहलाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तीनों को ही एस्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। किनको किनको? नॉर्वे को, स्वीडन को और फिनलैंड को एस्कैंडिनेवियाई देश। अरब देश कौन हो गया? ओमान हो गया अरब देश। और दक्षिण एशिया का विकासशील देश शुरू में कौन था? श्रीलंका था। तो आप मिला लीजिए और फिर इसका उत्तर हमें बता दीजिए दोस्तों क्या होगा। पहले का क्या होगा? 1, पहले का 1, दूसरे का पहले का 2 होगा। पहले का दोस्तों यहाँ पर 2 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2 होगा। तो पहले का 2 यहां भी आ रहा है, दूसरे का 3 यहां भी आ रहा है, चौथे का 4 यहां भी आ रहा है, पांचवे का 1। इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे बात होती है। ये देखिए, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है? कथन और कारण का क्वेश्चन है। और हमने पहले बताया है ना कि जब भी कथन कारण का क्वेश्चन आए तो पहले तो दोनों सही निकाल लीजिए और तब पहले कारण पढ़िए फिर कथन पढ़िए, आपका उत्तर निकल जाएगा। कह रहा है कि कथन कारण में देखिए पहला क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि भारत को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। सही है गलत है? ये सुरक्षा वाला क्वेश्चन है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट दी गई है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? कि भारत का औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विशेष योगदान है। कह रहा है भारत का औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विशेष योगदान है। ना दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है इसमें, यहां पे ना नहीं होना चाहिए, नहीं, विशेष योगदान नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रखा है। भारत का औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विशेष योगदान नहीं था, इसीलिए भारत को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट दे दी गई। यानी कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बनाने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन आपका आसानी से बनेगा। दूसरा, अब यहाँ पे कथन कथन ही है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि 2 कथन रहेगा, दोनों सही है या एक सही है या एक सही है या गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है, इसका उत्तर क्या निकलता है। कह रहा है क्या कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। बिल्कुल बात सही है, एकदम 100% है। 1992 में ही रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ
अब कह रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध पृथ्वी सम्मेलन से ही है, ये भी बात सही है। तो कथन ए और कथन दो दोनों ही सही है, दोनों ही सत्य है। कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, 6 क्वेश्चन हो गया। अब 6 क्वेश्चन तो फर्स्ट बुक से पूछता है, 6 क्वेश्चन कहां से पूछेगा? सेकंड बुक से पूछेगा। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं सेकंड बुक का। कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? यानी चैप्टर नंबर 2 है सेकंड बुक का ये क्वेश्चन। कह रहा है कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, तो ये बात बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा है? कथन गलत पूछ रहा है, लेकिन ये तो सही है। कह रहा है प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये भी सही है। चुनाव में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, ये भी सही है। चुनाव में सीटों की कुल संख्या 583 थी, यही क्या है दोस्तों? गलत है। पहले लोकसभा के चुनाव में 543 नहीं 489 विधान लोकसभा की सीटें थी। कितनी थी? 489। वर्तमान में 543 है, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। और इसी का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। मैं पढ़ाता हूं तो अक्सर दोस्तों आपसे यही बात करता हूं बच्चों से कि आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, किताब पढ़िए, बेहतर आपका रिजल्ट वहीं से निकलेगा। ठीक है, और आप किताब नहीं पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्वितीय लोकसभा के चुनाव में, द्वितीय लोकसभा यानी द्वितीय लोकसभा का चुनाव कब हुआ था जी? द्वितीय लोकसभा का चुनाव 1957 में हुआ। पहला लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। 52-51 का कहते हैं, अधिकांश 52 में ही कंप्लीट हुआ, इसलिए 52 का माना है। तो 1952 में, और दूसरा 1957 में, और तीसरा 1962 में हुआ था। चौथा 1967 में होगा। तो अब ये दूसरा पूछ रहा है इसके बारे में कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को डैश में हार का सामना करना पड़ा। कहां पर भैया हार का सामना करना पड़ा था द्वितीय लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल में। केरल में ही क्या हुआ था? केरल में ही इसे हार का सामना करना पड़ा था। केरल में हारी थी कौन? कांग्रेस। इसके आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? तिब्बत से आए हुए शरणार्थी, सेकंड भी है, सेकंड ही चैप्टर है। तिब्बत से आए हुए शरणार्थियों के लिए धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशाला भारत के किस राज्य में है दोस्तों? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में। आसान नहीं होता है कोई क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। और पता है तो आसान है, नहीं है तो वही ब्रह्मांड है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी आसान क्वेश्चन को बड़ा गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर वो गलती हुआ तो बड़ा मिस्टेक हुआ, क्योंकि आसान क्वेश्चन कोई गलती जल्दी नहीं करता है। धर्मशाला कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ये तो कई बार हमने चर्चा आपसे पढ़ाते समय कर रखा है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल डेंगा राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब बताइए ये कौन सा? सेकंड बुक का 7वां चैप्टर है। लाल डेंगा कहाँ के थे? जिन्होंने एक वो भी बनाया था, संगठन भी, मिजोरम, मणिपुर का नहीं, मिजोरम के थे। मिजो फ्रंट भी बनाया था लाल डेंगा ने। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिजोरम। चैप्टर नंबर 7वें का ये क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित को उनके गठन के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। अब बताइए कि कब किसका किसका गठन हुआ, और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार पढ़ाता हूं, पढ़ाया भी हूं कि क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अब बताइए ना, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। मिला लीजिएगा। इसके बाद कौन आएगा? छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, नहीं 9 नवंबर, इसका हुआ था 9 नवंबर 2000 को, इसका 1 नवंबर 2000 को। और उत्तर झारखंड का 15 नवंबर 2000 को, और तेलंगाना 2 जून 2014 को। अब मिलाइए। तो कह रहा है व्यवस्थित कर लिए। सबसे पहले कौन होगा जी? 1 नवंबर, 2 पहले आएगा। ठीक है, पहले 2 आएगा, तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है,
उसके बाद 9 नवंबर यानी 1 2 1 फिर 3 फिर 4, डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन बन रहा है? अगला क्वेश्चन है जो इसका लास्ट है, गलत युग्म को पहचान कीजिए। अब इसमें गलत चुनिए क्या है, तो गलत क्या है जी? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता में तो लाल बहादुर शास्त्री थे, 1966 में 10 जनवरी को हुआ था, यानी जवाहरलाल नेहरू नहीं, गलत हो गया। पहला ये गलत हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं, भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री बीके कृष्ण मेनन थे, ये बिल्कुल सही है। शिमला समझौता इंदिरा गांधी ने किया था, सही है। कारगिल युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी 99 में, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो ये आपके 12 क्वेश्चन जो थे प्री बोर्ड के क्वेश्चन थे। अब आपने देख लिया ना कि प्री बोर्ड में भी 6 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से, 6 क्वेश्चन सेकंड बुक से आ रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बुक से ही आएगा, लेकिन अरे हर चैप्टर से ही आएगा, क्योंकि सेकंड बुक में अगर 8 गो चैप्टर है तो कैसे बनेगा? कोई ना कोई तो छोड़ेगा, किसी ना किसी को पकड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आप इसे बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, ताकि आपको भी फायदा हो, अन्य को भी फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।